अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट, चाइना ताइवान वार। तो यहाँ पर भाई नैन्सी पेलोसी तो खैर आ गई और चली भी गई, लेकिन यह है कि दो मुल्क को आपस में लड़ा कर चली गई। जो जैसा कि इमरान खान ने काम किया था, जब वार नहीं स्टार्ट हो रही थी तो इमरान खान ने जाकर स्टार्ट की, इफ्तिताह किया जाकर ऐसे कैंची से और फिर स्टार्ट हो गई। वैसे ही उसने भी काम रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये पीएम बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये कि बने जाए और वो रस्सी बांधे। नैन्सी पेलोसी के ऊपर है कि वो उसका भी शायद आने वाले वक्त में कोई काम बन जाए। बिल्कुल भाई। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद। देखिए, अभी चाइना और ताइवान के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, आखिर ये कहां तक जाके शांत होगा। क्या चाइना ताइवान पर हमला कर देगा या नहीं करेगा, इसको शुरुआत से हम समझते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना में मेनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो चाइना में बहुत भयानक गृह युद्ध चल रहा था और इसी का फायदा उठा के जापान इस पर अटैक कर चुका था। उस समय दो पार्टियां थी, एक माओ की जो थी माओ जेडांग की जो पार्टी थी उनका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और नेशनलिस्ट पार्टी को जो लीड कर रहे थे क्वेमेंटोंग, तो ये चियांग काई शेक, क्वेमेंटोंग पार्टी थी तो चियांग काई शेक लीड कर रहे थे। तो दोनों के बीच भयानक गृह युद्ध हुआ। जापान के हमला को देखकर ये दोनों नेताओं ने एक समय के लिए युद्ध विराम कर दिया। गृह युद्ध उसे कहते हैं जब आपस में ही दो पार्टियां सत्ता के लिए लड़ लेती हैं। जैसे तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार देखें, वो एक तरह का अंदर का गृह युद्ध था कि एक ही गुट दूसरे गुट को मारेगा अपने ही देश में। तो ये दोनों जो गुट थे एक समय के लिए शांत हुए ताकि जापान के आक्रमण को न्यूट्रल किया जा सके। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर परमाणु बम गिर गया और जापान ऑटोमेटिक साइड हो गया। इसका फायदा उठाकर जो माओ थे वो उनके समर्थक जितने थे वो चियांग काई शेक के समर्थकों को हावी होने लगे अचानक, और ये पूरे एरिया पर माओ का कब्जा हो गया, और यानी कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। तो ये जो चियांग काई शेक थे अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए और यहीं से कहने लगे कि हम लोग वापस रणनीति बनाएंगे और वापस चाइना को हम लोग अपने अंडर में लाएंगे। तो अब यहाँ से चाइना की दो विचारधाराएं चालू होती है। एक ये बड़ा वाला चाइना जिसे हम लोग कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक छोटा वाला ताइवान, इस ससुरा अपने को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। इस छोटका का कहना है कि पूरा बड़का हमारा है, और बड़का चाइना को जानते ही वो कह रहा है कि तुमको आज नहीं तो कल हम घोंट लेंगे। तो ये मेनली लड़ाई चल रही थी। लेकिन उन धीरे धीरे जब ये मेनली जो अलग हुए थे सब 1949 का समय था यहाँ पर, जब ताइवान अलग हो गया। ताइवान का ऑफिशियली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और इसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों के बीच में ये गृह युद्ध आगे बढ़ते गया। लेकिन ताइवान में जो गए थे क्वेमेंटोंग पार्टी, वो धीरे धीरे कमजोर होकर एक छोटे से टापू में सिमट गई और इधर चाइना डे बाई डे बहुत आगे जाने लगा। अब चाइना ने लाया वन चाइना पॉलिसी। एग्जाम में अक्सर गलती कर देता है लड़का, वन चाइना पॉलिसी लगा देता है कि चीन में एक ही बच्चे हो सकते हैं। ये नहीं है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब कि आप इस वाले चाइना को मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। वन चाइना पॉलिसी में एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम इस चाइना को मानते हैं और ये चाइना कोई देश नहीं है। भारत ने भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो किया है, अमेरिका ने भी माना है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको भी अधिकार है मानवाधिकार का। तो ये सब चीज हुआ। इसी सिलसिले में जो ताइवान था वो धीरे धीरे डेवलप करते रहा और डेवलप करते करते ये काफ़ी आगे डेवलप हो गया। खैर चाइना का भी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और इसी डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी सेमीकंडक्टर की। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जहाँ कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, यानी जहाँ कम करंट की ज़रूरत है, जैसे माइक, टीवी, कैमरा, ये जितने चीजें हैं इसमें सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी चीज जितना भी आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आपके किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में मिलेगी। इवन कि आपके एटीएम कार्ड पे भी एक चिप लगा रहता है, मेमोरी कार्ड पे, सिम कार्ड में, जहां भी येलो कलर वाला देख रहे हैं उसे सिलिकॉन का ही यूज होता है। आप कहीं पे भी देखिए तो इस सिलिकॉन में बहुत हाई एफिशिएंसी चाहिए होती है और साथ में इसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है और ये बार बार इसमें सुधार की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें ताइवान बहुत आगे निकल गया और पूरी दुनिया को छोड़ दिया। ताइवान की कंपनी टीएसएमसी पूरी दुनिया का 60% अकेले सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है। अब
अभी क्या है कि 5G का जमाना आ गया है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, हर चीज अब स्मार्ट होते जा रही है। जैसे आप देखिएगा बल्ब स्मार्ट हो गया, आप रिमोट से बंद कर सकते हैं। तो जहां ये रिमोट वगैरह आएगा इसमें कंफर्म सेमीकंडक्टर लगेगा, यानी पूरी दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर अकेले ताइवान के TSMC कंपनी प्रोवाइड कर देती है। कॉलकॉम, फोर्ड, आपका गूगल, एप्पल, जितनी मोबाइलें आती हैं ये सब TSMC से ही खरीदती हैं। इसीलिए दुनिया ताइवान को बचाना चाहती है कि ताइवान जाने का मतलब ताइवान नहीं गया, बल्कि 60% जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का मार्केट है वो चाइना के पास चला जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया ताइवान को बचाने की जुड़ी हुई है। इसमें अमेरिका को पता है कि भैया अमेरिका सॉफ्टवेयर के दुनिया में बहुत आगे है यहाँ पर, इसलिए इनको सिलिकॉन ज़्यादा जरूरत होता है। और आप देखिए यहाँ पर तो एक सिलिकॉन वैली ही है अमेरिका में, क्यों वहीं पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला सब उधर ही मिलने वाले हैं सब आपको। तो उन लोग को, जैसे टेस्ला की कार ऑटोमेटिक चलती है तो उसमें भी कंप्यूटर चाहिए, सिलिकॉन चाहिए। इसलिए ये चाहता है कि ताइवान हमेशा जिंदा रहे, इसलिए हमेशा ताइवान का पक्ष लेते रहता है। इस बार क्या किया, अमेरिका ने 2 कदम आगे बढ़ के काम कर दिया। एक्चुअली अमेरिका के संसद भवन को हम कांग्रेस कहते हैं। तो जो जिसे संसद भवन के 2 सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी संसद भवन के 2 सदन हैं, तो हम लोग जिसे संसद कहते हैं अमेरिका वाले उसे कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस तो एक राजनीतिक पार्टी है, जबकि ब्रिटेन वाले उसी को पार्लियामेंट कहते हैं। तो एक ही नाम है उसका, कानून बनाने वाला जगह। ये है आपका अमेरिका का संसद, जिसे वो लोग कांग्रेस कहते हैं। इसमें एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। तो जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं उसे अमेरिका के लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं उसे ब्रिटेन के लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। कॉमन मतलब लोक, जनता का, जनता वाला। तो हम लोग बोलेंगे लोकसभा, अमेरिका वाला बोलेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटेन वाला बोलेगा हाउस ऑफ कॉमन्स। और जिसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, अमेरिका उसे राज्यसभा न कह के बल्कि उसे सीनेट बुलाता है, और ब्रिटेन उसे राज्यसभा नहीं कह के हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहता है, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये एक कंपैरिजन है इंडिया, अमेरिका और ब्रिटेन के संसद के स्ट्रक्चर की। तो अमेरिका क्या कांग्रेस तो कहते हैं, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अभी जैसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब है, तो ओम बिरला जो चाहेंगे संसद में, अब ऐसा तो नहीं होता है जो मन करेंगे, लेकिन सर्वे सर्वा संसद के अंदर वही है। बहुत पावरफुल पद होता है स्पीकर का। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, तो नैन्सी पेलोसी जो थी, इन्होंने कह दिया कि हम ताइवान यात्रा करेंगे। अब हो गया बवाल, क्योंकि चाइना के 1 चाइना पॉलिसी पर अमेरिका ने साइन कर रखा है। यानी ये बड़े वाले चाइना को मानते हैं, छोटा वाला को ये मानते हैं कि उसी का अंग है, तो फिर आप क्यों आ रहे हैं बीच में। तो ये जो बाइडेन का ये स्टेप काफी मतलब एक तरह से कहिए कि रिस्की भी डिसीजन है। नैन्सी पेलोसी का जहाज जैसे ही ताइवान की राजधानी ताइपे में पहुंचता है तो इनका तो भव्य स्वागत किया जाता है। नैन्सी पेलोसी के आने के बाद चाइना पूरी तरह से भड़क जाता है। वो ताइवान के चारों ओर से अपना नेवल एरिया लगा के और यहाँ पर मिसाइलों से बम्बार्डमेंट करने लगता है। अब जो भी मिसाइल ये मार रहा था, ये डैंगफेंग 5 मिसाइल मार रहा था, जिसे D5 कहा जाता है, DF5 कर रहा है डैंगफेंग। अब सोचिए यहाँ पर इसने टारगेट रखा है और ये मिसाइल पूरी ताइवान के ऊपर से जा रही है। यहाँ के देश के लोगों को कैसा लग रहा होगा। यहाँ का एयर डिफेंस, एयरफोर्स, जो भी स्ट्रेटजिक कमांड है इन लोग के पास, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ जाते होंगे यहाँ पर। और ये जानबूझ के चाइना इसी तरह से हमला कर रहा है ताकि यहाँ की सरकार को, यहाँ की जनता के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इवन कि यह जापान और भारत को भी धमकी दे रहा है ये चाइना, और कह रहा है कि युद्ध की ओर ढकेला जा रहा है। अब ये समझना है कि युद्ध होता है तो किसकी सेना कितनी मजबूत है, इसका कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए चाइना के पास जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन ताइवान के पास महज 2 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। लेकिन एक्टिव सोल्जर के अलावा अगर देखेंगे रिजर्व में, तो चाइना महज 5 लाख सोल्जर को ही रिजर्व में रखा है और ताइवान 15 लाख सोल्जर्स को रिजर्व में रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि चाइना के पास बहुत बड़ी सेना है। चाइना की सीमाएं भी तो बहुत बड़ी हैं। उसका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से विवाद चलता है, उधर वीगर मुसलमानों को लेकर झेल रहा है। भारत से है, नेपाल से, भूटान से, बहुत सारे देशों से टच करता है, उधर रूस, मंगोलिया से टच करता है। तो उतनी बड़ी सेना भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि हाथी ज्यादा खाता है, तो हाथी ज्यादा खाता है तो उसका तो कैलोरी लॉस भी तो होता है, उतना बड़ा शरीर को लेकर चलना भी होता है। तो यहाँ पे रिजर्व सेना देख लिए। अगर हम बात करते हैं टैंक की, तो
इसके चाइना के पास लगभग 5000 टैंक है, वही ताइवान के पास महज 1200 है। तो एक छोटे से देश के लिए 1200 टैंक बहुत हो जाते हैं यहाँ पर। अब आर्टिलरी गन, चाइना के पास 1734 आर्टिलरी गन है, वही ताइवान के पास 1410। आप देखेंगे आर्टिलरी में दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। एक इतना बड़ा देश के पास 1700, इसके पास 1400 यहाँ पे आर्टिलरी गन है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक साथ जो आर्टिलरी अंधाधुंध फायरिंग के लिए ये जो होते हैं, ये चाइना के पास 4120 है और ताइवान के पास महज 257 है। यहाँ ताइवान पीछे छूट जाता है। हर मामले में आप देखेंगे तो ताइवान से तो आगे ही बैठता है चाइना। बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में 35,000 चाइना के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वही ताइवान के पास ये संख्या केवल 3471 का है। तो इस मामले में भी ताइवान पीछे रह जाता है। अगर एयरफोर्स को देखते हैं तो जो एयरफोर्स है इसके पास 1200 लड़ाकू जहाजें हैं सब, इसमें उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। और वहीं 288 लड़ाकू जहाज केवल ताइवान के पास है। तो ताइवान की एयरफोर्स थोड़ी सी वीक है, थोड़ी क्या बहुत कंपेरिजन में करेंगे तो वीक हो जाएगा। हेलीकॉप्टर की देखिए, हेलीकॉप्टर की एक खासियत होती है ना, वो किसी भी छोटे बड़े टारगेट को हिट कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है धीरे होती है, साथ में वो एक जगह हवा में रुक सकता है। इस वजह से बहुत एक्यूरेट हमला कर लेता है हेलीकॉप्टर। तो चाइना के पास युद्धक हेलीकॉप्टर 281 है, वहीं महज 91 हेलीकॉप्टर ताइवान के पास है। जबकि ट्रांसपोर्ट देखेंगे, युद्ध के समय ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है कि टाइम पर किसी भी एमुनेशंस को, दवाइयों को, वहां पे गोला बारूद को, एक्स्ट्रा फौजियों को टाइम पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। पता चला एक दिन लेट पहुंचाएंगे तो सारा कहानी बदल जाएगा। तो चाइना के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 286 की फ्लीट है, वहीं ताइवान के पास महज 19 ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ताइवान इतना छोटा है, उसे ट्रांसपोर्ट ही कितना करना रहेगा, उतना तो सड़क से ही कर लेगा। तो ताइवान रखा है सेना अपने हिसाब से और चाइना रखा है अपने हिसाब से। नेवी के मामले में चाइना बहुत सुपीरियर है, उससे 777 नेवी के फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर ये सब है, इनके पास महज 117 ही है ताइवान के पास। और एयरक्राफ्ट कैरियर देखेंगे तो ताइवान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, जबकि चीन अभी हाल में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल किया, यानी लड़ने के लिए इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सब चाइना के पास। सबमरीन, चाइना की नेवी की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है सबमरीन, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, पानी के नीचे रहती है। ताइवान के पास महज 4 है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन रखने वाला यही है, चाइना है। 79 सबमरीन है इसके पास, ये चाइना की सबसे बड़ी बैकबोन है वहां पे। लेकिन समझिए चाइना के साथ एक ड्रॉबैक भी है, चाइना एक विशाल देश है और उसको ताइवान तक आने के लिए उसे उसकी जो बड़ी भारी भरकम सेना है वो काम नहीं आ पाएगी, समुद्रवा हेल के थोड़े आएगी। तो यहाँ से वो हेलीकॉप्टर के रास्ते भेज सकता है, एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट के रास्ते सैनिक उतार सकता है, नहीं तो नेवी है और ये एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है। एम्फीबियन टैंक जो होते हैं वो पानी में भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर चाइना ने एम्फीबियन टैंक्स को अपने एकदम बॉर्डर के पास क्लोज यहाँ पे लगा रखा है और चाइना ने यहाँ से मिसाइलें भी मार रहा है। उसने तो 5 मिसाइल जापान के एरिया में भी दाग दिया है वहां पर, ताकि जापान को भी वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम भी समझ जाओ, ज्यादा उड़ना नहीं। देखिए चाइना के साथ दिक्कत क्या आने वाला है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश में उसको यहां से अगर आर्मी को यहां ले आना है तो बहुत बड़ा हरकुलियस टास्क हो जाता है उसके पास, चाइना के लिए यहाँ पे। और ताइवान पे हमला करने के लिए उसे जब सहारा लेना पड़ेगा हेलीकॉप्टर एम्फीबियन टैंक का, तो अमेरिका इसमें बखूबी इस हथियार को यूज कर चुका है यूक्रेन की लड़ाई में। यूक्रेन की लड़ाई में रूस के टैंक और रूस के हेलीकॉप्टर मतलब बहुत काम आ ही नहीं पाए, क्योंकि टैंकों को मारने के लिए, टैंकों को मारने के लिए और ये हेलीकॉप्टर को मारने के लिए एक सिंगल मतलब एक इंसान के चलाने वाला हथियार है, मैनपैड होता है। देखिए हेलीकॉप्टर के लिए ये मैनपैड दुश्मन बन जाता है। एक्चुअली क्या है कि हेलीकॉप्टर आसमान में रहता है, उसे छुप पाना बड़ा मुश्किल होता है और ये आदमी तो कहीं पे भी बैठ सकता है, तो उतने बड़े जहाज से आदमी तो दिखेगा भी नहीं और ये स्ट्रिंगर या फिर ये मैनपैड मिसाइल मारेगा, हेलीकॉप्टर को बचना ही मुश्किल हो पाता है। दूसरा, जो टैंक होते हैं जमीन पर चलने वाले या फिर पानी में चलने वाले एम्फीबियन टैंक, जब वो जमीन पे आएंगे तो इन्हें जमीन पर मारने के लिए अमेरिका के पास जेवलिन मिसाइल है, बहुत एक्यूरेट हमला करती है। अब देखिए ये टैंक का छुपना मुश्किल है और ये तो कहीं नाली एगो गड्ढा खोद के उसी में घुस जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 4 फीट का गड्ढा खोद के उसी में छुप जाएगा, बैठ जाएगा और निकल के मार सकता है। तो अमेरिका को तत्काल जिस तरह यूक्रेन को पहुंचाया, ससुराल लेट से पहुंचाया, लेकिन ताइवान के पास प्रॉपर मात्रा में मैनपैड होने चाहिए और जेवलिन मिसाइल होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो इसी तरह से आएंगे। और रही बात एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स बड़े टारगेट को हिट करती है, छोटे टारगेट को नहीं हिट कर पाती है। तो एयरफोर्स इन लोग को देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है और ना ही ये लोग उसको मार पाएंगे। तो ये मैनपैड इसके आगे काम नहीं आ पाएगा। इसके लिए अमेरिका को वहां पर अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि इन जहाजों से उसे रोका जा सके।
सके। तो इसमें 4 चीज बहुत काम आएगी। एक, एयरफोर्स को रोकने के लिए थर्ड मिसाइल, और हेलीकॉप्टर और टैंक को रोकने के लिए मैनपैड और जेवलिन मिसाइल, और पनडुब्बियों को मारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चाइना की सबसे बड़ी रीढ़ है पनडुब्बी, और यहां पर पनडुब्बियों को मारने के लिए P-8I अमेरिका का जहाज है P-8I। ये P-8I जो जहाज है ये पनडुब्बी हंटर कहा जाता है इसे, पोसाइडन। ये ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते पनडुब्बियों को मार देता है टारपीडो की मदद से। तो ये क्वाड देशों को एक साथ आना चाहिए, और अनप्लान्ड तरीके से जो बाइडेन डिसीजन ले लेते हैं वैसे नहीं होना चाहिए, बल्कि क्वाड देशों को एक साथ प्रॉपर डेलीगेशन रहना चाहिए कि हाँ भाई इस बार अमेरिका भेजा है तो अगली बार जापान भेजे, 1 महीना बाद भारत भेजे, 2 महीना बाद ऑस्ट्रेलिया भेजे। तो धीरे धीरे अचानक से ये कर दिया गया है, तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में फंस गया है कोई भी व्यक्ति। अब ध्यान से समझिए, अगर हम लोग चाइना को फ्री फंड छोड़ देंगे तो ताइवान को कब्जा लेगा। ताइवान को कब्जाने के बाद चाइना के लिए हर चीज से टेंशन फ्री हो जाएगा, उसके पास सिलिकॉन आ जाएगा, जब चाहे तो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन रोकेगा, पूरी दुनिया में कैमरा, मोबाइल, टेलीफोन हर चीज महंगी हो जाएगी जो भी सिलिकॉन से जुड़ी है। तो पहला तो एक ये लॉस होगा। दूसरा, भारत के लिए दिक्कत हो जाएगा कि वो फ्री हो जाएगा तो ससुरा फिर भारत पे कंप्लीटली भिड़ेगा। इसके लिए भारत को चाइना का थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तुम वहां युद्ध अभ्यास कर रहे हो और यहाँ पे जब युद्ध अभ्यास होता है तो उस एरिया में कोई नहीं जाता है, तो भारत सरकार को भी यहाँ पे अंडमान निकोबार का ये मलक्का जल संधि बंद करेगा ना, ये जैसे मलक्का बंद किया यहाँ युद्ध अभ्यास करके, तो चाइनीज जहाजों को इस साइड से निकलना पड़ेगा, और ये रास्ता इतना दुर्गम में पड़ता है और यहाँ पे क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ 1 वीक के लिए अगर मलक्का बंद हो जाता है ना, तो 1 हफ्ते में चाइना को 500 करोड़ का लॉस लगता है, और इसके बाद भी जाएगा कहाँ, हिंद महासागर में जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लोगों को काम बनता है कि चाइना का ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि चाइना इतना बड़ा देश है, अगर उसका ध्यान इधर भटक गया ना तो ये एरिया में पूरा पहाड़ है, ऐसा मैदानी क्षेत्र नहीं है, तो पूरा पहाड़ है, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये चाइना के लिए कंप्लीट ट्रू फ्रंट वार हो जाएगा। एक इधर एरिया हो रहा है, एक यहाँ, और एक नेवी के सेक्टर में फंसा देना चाहिए। चाइना के जो सेनापति थे जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना का नेतृत्व करके रिटायर हो रहा हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक कभी युद्ध नहीं किए। वाह रे भैया वाह, ये ससुरा इतना बड़ा चाइनीज वाले हैं सब, ये केवल डराने का काम करते हैं, ये कभी किसी दूसरे बड़े देश के साथ युद्ध अभ्यास नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे अपने में, कि चाइना की सेना एक दिन में यहां से यहां पहुंच गई, उस एक दिन में ना सड़कों पे किसी को निकलने दिया जाता है, ना कोई रेलवे पैसेंजर के लिए ट्रेन रखा जाता है, केवल मिलिट्री वाले गुजरते हैं। रियल लड़ाई में ऐसा नहीं ना होता है। तो ये चाइना मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है पूरी दुनिया पे। यहाँ भारत को करना चाहिए कि नेवी को इस साइड में एक्टिवेट कर देना चाहिए, ताकि जो कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव बने, ऐसा नहीं कि युद्ध कर देना चाहिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हमें अपनी सेना को लद्दाख के एरिया में तत्काल मोबिलाइज करना चाहिए। इससे क्या है कि लद्दाख में जहां कन्फ्लिक्ट हुआ था, ये फिंगर 4 मेरा है कि फिंगर 4 तुम्हारा है, वहां तक चले जाओ। यहाँ पे उत्तराखंड है ही है, सिक्किम के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास, एक साथ अगर हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करने लगेंगे, इसी से चाइना के ऊपर दबाव बन जाएगा। अभी भी चाइना ताइवान पे हमला नहीं किया है, उसके अगल बगल में युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो हम लोग अपने जगह पे तो कर ही सकते हैं। यहाँ राफेल लगा देते हैं और यहाँ पे P-8I जो है विमान यहाँ लगा देते हैं, चाइना की पनडुब्बियां इधर बिजी रहेंगी, और 1-2 ठो यहाँ लगा देते हैं, वरना चाइना के ये रखेल है ना, ये ज्यादा चिल्लाते रहता है यहाँ पे, इसको खाने पीने को तो है ही नहीं, सोचता है भीख में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये जरूरी है, अगर हम लोग जो बाइडन को और ताइवान को अकेला छोड़ देंगे तो यह दूसरा यूक्रेन साबित हो जाएगा, और ये चाइना टेंशन फ्री हो जाएगा। जब चाइना यहाँ की ओर बिजी होगा तो यही बहाने हम लोग अक्साई चीन में घुस जाएंगे, जो वो मिले ससुरा 2-4 किलोमीटर जितना जा सके, क्योंकि वो एक साथ 2 लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ताइवान से लड़ने के लिए अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, उसने अपने यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा जंगी बेड़ा भेज दिया है, और अगर यहाँ चले गए हम लोग तो या तो 2 किलोमीटर अंदर घुसेंगे तो चाइनीज वापस जाओ, और नहीं तो ससुरे तुम युद्ध करो। तो चाइना एक साथ 2 फ्रंट पे नहीं लड़ सकता है। रीजन क्या है, यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, और ये इतना दुर्गम एरिया है कि इसके ऊपर से जहाज तक नहीं गुजर पाती, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। यहाँ लड़ाकू जहाज भी जाते हैं ना तो अपनी कुल क्षमता से उड़ान नहीं भर सकते, हाइट ज्यादा, प्रेशर कम, जो ज्योग्राफिकल ट्रेन है काफी उठपटांगे। तो अभी हम लोगों को ताइवान को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट गया तो छुट्टा साढ़ हो जाएगा, और जैसे ताइवान पे हमला करे तो भारत सरकार को भी इधर से एकदम हमला करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को भी प्रेशर है, आपके पास सोशल मीडिया है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट
इसको अकेला न छोड़े। हालांकि अमेरिका अक्टूबर में भारत के साथ उत्तराखंड में युद्ध अभ्यास करने वाला है, तो वो युद्ध अभ्यास अक्टूबर में होगा। अक्टूबर आज है, अभी तो अगस्त चल रहा है यहाँ पे, तब तक पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। अमेरिका क्या करेगा छोड़िए, हम लोगों को यहाँ पर अपनी सेना को एक्टिवेट करना चाहिए, और ये जरूरी भी है। समझिए, सेना को अगर आप इमरजेंसी में एक्टिवेट नहीं करते हैं तो सेना को धीरे धीरे एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी महसूस होने लगेगी, कि जब तक सेना लड़ाई नहीं करती है वो वाली फीलिंग नहीं आती है। आप क्या कितना प्रैक्टिस कीजिए, तो एकदम ये रियल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगा। सेना को मोटिवेट पूरी मोबिलाइज किया जाएगा यहाँ पे, जिस बहाने एक तरह का समझिए तो ड्रिल भी हो जाएगा। और क्या पता अगर ये ससुरा लड़ाई में कूद गया तो हम लोग भी इधर कूद जाएंगे, इसी बहाने अक्साई चीन पीओके वगैरह वाला एरिया में आदमी आगे बढ़ सकता है यहाँ पे। आप क्या सोचते हैं कि हम लोगों को यहाँ यूक्रेन के मुद्दे की तरह शांत बैठना चाहिए, या फिर अपनी सेना को अब चाइना के बॉर्डर पे मोबिलाइज करके चीन का ध्यान भटका देना चाहिए? आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो हमने इस पर काफ़ी वीडियो खैर बनाई है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी डिटेल में जो हम बना रहे हैं वो खान साहब ने बहुत डिटेल से बताया। उन्होंने तो हथियारों का भी कंपैरिजन बता दिया कैसे आएंगे और क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी सवाल उठते हैं अगर देखा जाए ना। तो खैर हम अगर इंडिया के टॉपिक को कवर करें तो यहाँ पर इंडिया को अपना अच्छा रोल अदा करना चाहिए जितना हो सके। तो खैर बेहतर तो वो जानते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर अच्छा क्यों करना चाहिए वो खान साहब ने भी एक वजह बताई है। जब वो यहाँ से उनकी तवज्जो हट जाएगी, यहाँ कब्जा लेंगे, तो उसके बाद उनको कोई नेक्स्ट टारगेट नहीं मिलेगा या नेक्स्ट टारगेट नहीं होगा तो उनका रुझान सही बात है इंडिया की तरफ हो जाएगा। और तो कुछ नहीं करते हैं ना, आप स्टार्ट से बात करें, क्योंकि अब देखा जाए हथियार, हेलीकॉप्टर, सबमरीन वो चाइना के पास सबसे ज्यादा है। तो पावर से लिहाज से चाइना उनसे ताकतवर भी है, लेकिन इससे मजा आता है कि अगर अमेरिका इस मैदान में आए या कूदे या कुछ ऐसा करे कि चाइना खुद ब खुद पीछे हट जाए, या उनको मजबूर करे कि वो ऐसा एक स्टेप ले ना जो ताइवान को खतरा हो या उनके लोगों को खतरा हो या स्टैंड अप हो जाए। लेकिन अभी तक अमेरिका ने फौजें तो मतलब कि जापान वाली साइड पर उन्होंने तैनात की है, लेकिन जापान वाली साइड पे उन्होंने क्यों मिसाइल मारे? जापान वाली साइड पर ही मारे थे, बेस थी ना उनकी, अमेरिका की बेस नहीं थी यार। उधर कुछ होता है, जो भी होता है हमें भी नहीं पता, लेकिन वो उनको पहले टारगेट किया है कि जापान भी जो उछलता था ना एक दफा कि हम अमेरिका हमारे साथ हम ऐसा, उन्होंने सबसे पहले मारी जापान पर है कि क्या ये करते हैं, इनका क्या एक्शन होता है। लेकिन अभी रात तक उन्होंने मिसाइल मारे, अभी तक कोई एक्शन कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई। एक बोले तो अमेरिका के गढ़ में मारा है मिसाइल, लेकिन अमेरिका अभी तक कुछ नहीं हो सकता। इस बात पे चाइना ताइवान को सबक सीखना चाहिए कि वो जापान पर मिसाइल मार सकते हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, अगर वो हम पर मारते हैं तो वो क्या करेंगे यार। वाकई यहाँ पर काफी सवाल आते हैं, क्योंकि वो एक जजीरा है, एक मतलब छोटा सा चाइना के साथ है, तो उनको सपोर्ट तो नहीं ना कोई कर सकता। और इनको एक पूरी दुनिया को सबक भी सीखना चाहिए, जो कि बड़े बड़े इंडिया के आप बैंकर बोल लें और जो एक मजाक करते भी हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक मिसाइल। अब इतने मिसाइल कमजोर होते तो उधर हर एरिया में नहीं लगे होते, वो मिसाइलों को तबाह कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ना, कि आपको एक मिसाल देता हूँ कि तुम्हारा और घर हमारा नजदीक ही है, तो मैं आपको एक आवाज भी नहीं मार सकता कि आवाज मेरी सुनो, वो साहब है इंडिया का। अगर चाइना पीछे हट भी जाए ना, ये बॉर्डर पर खड़े होकर आवाज भी नहीं मारेंगे कि चाइना कहाँ है आप। ये ख्याल है इनका, ये पता नहीं अपनी आवाम को कैसे गुमराह करते हैं। ईमान से बात कर रहा हूँ, एक सीरियसली बात कर रहा हूँ कि कैसे गुमराह करते हैं। एक टेबल पर पेंसिल वगैरह लेकर के हम ऐसे घुस जाएंगे, इतना उनको लॉस होगा। क्या वो एक बेवकूफ बैठे हुए हैं उधर? यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने तो बताना होता है अपनी आवाम को। टीचर किस चीज को बोलते हैं कि वो एक आइडिया देते हैं। आप स्कूल पढ़े हैं, वो आइडिया दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। टीचर ये तो नहीं ना कि आगे आके अपनी जगह तेरी बैठ जाएगा और आपको सीधा एसएचओ बन जाएगा। टीचर दोनों साइड बताते हैं कि हम ऐसा स्टेप लेंगे तो उधर से ऐसा कोई एक्शन भी आ सकता है। कभी वन साइड बता रहे हैं कि आप अभी ये आपके पास चांस है, वो उधर उजला है, आप जो इलाके हैं वो छीन सकते हैं। अच्छा, आपने स्कूल पढ़ा, मेरी एक जवाब दे क्वेश्चन का कि ये देखें कि जब आपका एक टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है,
आपको बढ़ा रहा है, वो ये तो नहीं ना बोलेगा आपको पाकिस्तान में बैठकर क्लास दे रहा है तो वो इंडिया का बताएगा कि इंडिया ऐसा काम कर रहा है, इंडिया ये करेगा वो करेगा। वो आपको पाकिस्तान के लिहाज से बताएगा कि अगर पाकिस्तान ये रोल करता है प्ले तो उनको ये फायदा है, ये फायदा है। अब ये तो नहीं ना कि वो अब इंडिया में खान सा रहे तो वो चाइना का बताएगा कि चाइना ये करता है तो इंडिया को ये लॉस होगा, चाइना को ये करना चाहिए, वो समझदारी का मुजाहरा करें। आप आगे से पूछ भी सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उधर से वो कुछ नहीं कर सकते। तो जहरी बात है, जब आप करेंगे तो रिप्लाई तो जरूर होता है ना भाई। बाहर का माहौल है चाइना के लिए जो है ना वो बहुत टफ टाइम है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ताइवान को उसको ताइवान से इतना खतरा नहीं है जितना उसको बाकी जो है ना वो साइडों से खतरा है, खासकर इंडिया वाली साइड पे। तो उसने हर चीज को सामने रख के आगे चलना है। लेकिन बहरहाल जो भी है हमें तो ये देखना चाहिए ना कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जंग शुरू नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये मुल्कों को ना इसके अंदर जो है ना वो रोल करना चाहिए। लेकिन एक चीज की समझ नहीं आ रही, हर चीज खामोश है। अब आपके सामने जिस तरह रशिया था यूक्रेन का मामला शुरू होने लगा था तो बहुत बड़े बड़े सैंक्शन लग गए थे, हर मुल्क जो है ना वो तड़प रहा था इसके ऊपर कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब ना एक पूरा गर्म माहौल बन गया था। लेकिन इधर इतना इस हद तक नहीं है, ठीक है लगे हुए हैं, ये नहीं कि नहीं लगे हुए, लेकिन जिस तरह वो एक्शन हुए थे ना वो अभी तक नजर नहीं आ रहे। शायद 1-2 दिनों में नजर आने लग जाए जब जो है ना वो चाइना खुल के आगे निकलता है। लेकिन ये है कि वो जिस तरह आप इंफॉर्मेशन आ रही है वो पहले भी हमने देखी एक वीडियो में उन्होंने राब्ते ही बंद कर दिए। तो देखो अब आगे उनका क्या स्टेप होता है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इस वीडियो में लगी है, खान सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये बताया कि असल रीजन क्या है कि वो है ताइवान भी एक चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप को बोलता है। तो दूसरा जो है ना वो चाइना वो एक जिस तरह 2 पार्टियां थी, एक हैवी होगी दूसरी साइड पे निकल गई, लेकिन उनका एक मिशन है कि हम अपना वो मुल्क जो है ना वो वापस लेंगे। तो ठीक है, चाहे वो छोटे से इलाके में सोच तो बड़ी है ना भाई, लेकिन सोचना बड़ा चाहिए। तो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है ना इसमें एक और है कि जो वो उसमें है सिलिकॉन शील्ड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए हैं, जिसका हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि अगर वो इसके ऊपर कोई मसला होता है तो फिर वो एक नायाब चीज़ें हो जाएंगी जिसमें मोबाइल की कीमत बढ़ जाएगी, बाकी जो है ना वो लैपटॉप या बाकी जहाँ जहाँ भी अब तो तकरीबन वायरलेस सिस्टम हर चीज़ में आ गया है। जिस तरह आप रिमोट की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, चिप वाला सिस्टम है। तो अगर इसके लिए ज़ाहिर बात है जो बड़े मुल्क हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा खुद को फील हो रहे हैं, उनको जो है ना वो अपना किरदार ज़रूर अदा करना होगा और वो शायद इसके ऊपर करें भी, क्योंकि अगर चाइना इसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया तो वो अगर चाइना के हाथ में आ गया तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसको ब्लैकमेल जो है ना वो जब चाहे ब्लैकमेल करके अपनी कीमतें बढ़ा सकते। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पर काफी कुछ वो कर सकता है। जिस तरह कंपैरिजन उन्होंने किया हथियारों का तो वो बिल्कुल कंपैरिजन खैर बनता नहीं है। वो एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उन्होंने भी अपना काफी हद तक जो है ना वो क्योंकि उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें बनाई हुई हैं। अब वो चाइना के बराबर तो चीजें नहीं ना बना सकते, लेकिन देखो अब ये आगे कितनी देर तक टिकता है, या आप मामला ठंडा होता है या एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करते हैं या आगे बढ़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।